नमस्कार दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि मनोविज्ञान अपने यूनिट कर रहे थे तो उसके अंदर काफी टॉपिक अपने कर लिए थे। संवेदना एक टॉपिक चल रहा था अपना। वेदना के टॉपिक को आगे कैरी ऑन करते हैं। उसके अंदर क्या प्रकार हैं उसके रह गए थे, वो आगे करना है। संवेदनाओं का सिर्फ अर्थ समझा था हमने कि ये एक तरह की मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है, उसके बारे में हमने देखा था। अभी आगे संवेदनाओं की कुछ परिभाषाएं देखते हैं और उनके प्रकार देखते हैं। प्रोफेसर डगलस हॉलैंड प्रोफेसर डगलस और हॉलैंड है, उन्होंने संवेदनाओं के कुछ प्रकार बताए हैं। पहले थोड़ा सा उनको डिफाइन किया है उन्होंने कि संवेदना, सेंसेशन, एम्पैथी जिसको हम बोलते हैं कि मानव मस्तिष्क की एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये आपको मैंने बता दिया कि संवेदना एक मस्तिष्क की ऐसी प्रक्रिया है जो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल बेस के ऊपर है, ये मेंटल बेस के ऊपर है। इस बात को ध्यान रखना, ये फिजिकल नहीं है, ये इंटरनल वर्क करती है, ये माइंड के अंदर का काम है। जब हमारे इंद्रिय अंग जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं किसी बाहरी उत्तेजना, किसी बाहर के स्टिमुलस को ग्रहण करते हैं, मतलब कोई चीज देख रहे हैं उसके प्रति रिएक्ट कर रहे हैं। बाहर का बाहरी कोई स्टिमुलस है, वो स्टिमुलस बाहर से हमें कुछ दिखाई दे रहा है, जैसे किसी के चोट लग गई तो वो स्टिमुलस हमें बाहर दिखाई दे रहा है, तो उसको देखते हुए रिएक्शन देना, हमारे मन के अंदर पीड़ा का भाव होना, वो कहलाता है सेंसेशन, वो कहलाती है संवेदना। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जैसे हमारी जो फीलिंग थी वो, और किसी बाहरी उत्तेजना, किसी एक्सीडेंट को देखकर हमने ग्रहण किया और उससे मस्तिष्क तक भेजते हैं, और उसी अनुभव को हम संवेदना कहते हैं। वो जो फीलिंग होगी, वो जो सेंसेशन होगा, वो कहलाएगी हमारी संवेदना। संवेदना हमारे ज्ञान, हमारे सीखने, हमारे विचार और व्यवहार की आधारशिला है। किसी चीज के प्रति सेंसेशन होना, किसी चीज के प्रति एम्पैथी होना, किसी चीज के प्रति हमारा रिएक्ट करना, तो सारी की सारी संवेदनाओं के अंतर्गत आएंगी। ध्यान रखना, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, इस बात को ध्यान रखना, ये एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। ये मेंटल लेवल पर काम करती है, साइकोलॉजिकल लेवल पर ये काम करती है। प्रोफेसर डगलस हॉलैंड ने इसकी डेफिनेशन दी। इनकी जो बुक थी, इन्होंने लिखा था, इनकी बुक का नाम ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन टू द न्यूरोलॉजी। इसके अंदर संवेदनाओं के कार्यों को इन्होंने विभाजित किया है। इनकी बुक का नाम ध्यान रखना कि एक पहली ये बुक आई थी जिसके अंतर्गत संवेदनाओं के बारे में डिस्क्राइब किया गया था कि संवेदनाएं क्या हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, किस तरह वर्क करती हैं। तो इनकी बुक का ध्यान रखना, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोलॉजी। इन्होंने मुख्य रूप से संवेदनाओं के तीन प्रमुख प्रकार बताए हैं। इन्होंने तीन टाइप बताए संवेदनाओं के। तीन संवेदनाओं को बताया, बाह्य संवेदना, अभ्यंतर संवेदना और गहन संवेदना, या प्रोप्रियोसेप्टिव जो संवेदना होती है उसको बोलते हैं गहन, अंदर तक डीपली उस चीज का जाना। तो बाह्य संवेदना के बारे में बात करेंगे कि बाह्य वातावरण से हम कुछ फील कर रहे हैं, ये बाह्य जो स्टिमुलस है वो बाहरी दिखाई दे रहा है, स्टिमुलस है जो बाहर है, हम उस चीज को देख, जैसे मैंने कहा एक्सीडेंट को देखकर, किसी व्यक्ति के चोट लगी को देखकर हम उस चीज को फील कर रहे हैं, तो ये बाह्य तत्वों से होती है। और आभ्यंतरिक के अंदर ये संवेदनाएं हमारे शरीर में आंतरिक अंगों से संबंधित होती है और आंतरिक गतिविधियों का अनुभव करवाती हैं। किसी चीज को ऐसे ही फील करना, कई बार अचानक ही रोने का मन करना, अचानक ही हंसने का मन कर जाना, अचानक ही खुद से इस तरह चीजों को क्रिएट करने लग जाना, वो आंतरिक संवेदनाएं कहलाएंगी। गहरी संवेदनाएं ये शरीर के संतुलन, गति और स्थिति का अनुभव करवाती हैं। इस चीज को ध्यान रखना, गहन संवेदनाएं कौन सी हैं? ऐसी संवेदनाएं जो शरीर के बैलेंस को, उसकी स्पीड को, अभी सारा दिन वर्क करते रहे, अब भी उस थकान के कारण, स्ट्रेस, उसके कारण हमें स्ट्रेस हो रहा है और वहां पर हमारी स्पीड का कम हो जाना, किसी काम को करते करते थक जाना, वहां रुक जाना, वो जो संवेदनाएं होती हैं, वो जो सेंसेशन होती है, वो कहलाती है गहन। ये हमारा शरीर जो है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उन चीजों को ग्रहण करती हैं। डगलस ने मेनली तीन बताए। बाह्य संवेदनाओं को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। देखो, दृष्टि संवेदना नजर के द्वारा, श्रवण संवेदना सुनाई देने के द्वारा, घ्राण किसी चीज को सुगंध लेकर, खुशबू लेकर उसकी, रसना किसी चीज को चख कर
और स्पर्श संवेदना किसी चीज को टच करके। तो ये संवेदनाएं बाह्य संवेदनाओं के अंतर्गत आती हैं। बाह्य संवेदनाएं आपको बताई कि वो संवेदनाएं जो बाह्य वातावरण की हमें जानकारी दे रही है, बाहर क्या चीज है, उस वो स्टिमुलस के रूप में हमारा काम कर रहा है, उस चीज को देखकर हम रिएक्ट कर रहे हैं, वो बाहरी संवेदनाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। मेनली इंद्रिय अंग जो हमारे आईज हैं, ईयर्स है, स्किन है, नोज है, टंग है, ये सारी चीजें जो फील करेंगे वही घ्राण संवेदनाएं, दृष्टि संवेदनाएं, चक्षुक संवेदनाएं, ये सारी इसके अंतर्गत आएंगी। दृष्टि संवेदना के अंदर देखते हैं कि आंखों के माध्यम से लाइट पड़ने पर, कलर को देखने पर, उसके साइज को देखने पर और गति को देखने पर उसका अनुभव करना। एक आप चल रहे हो, अचानक ही एक फुल स्पीड में बाइक आपके आगे से क्रॉस हुई, एक बार आपको होल्ड होना पड़ेगा, तो आपका जो सेंसेशन है, आपकी जो बॉडी है, अचानक से उस आपकी हार्ट बीट का बढ़ जाना, वो इसके अंतर्गत आएगी। मतलब उस चीज की इतनी स्पीड थी आपके आसपास से गई, या फिर आपने ऐसी कोई चीज देखी जिसके द्वारा आप, यहाँ पर ध्यान रखना सिर्फ आंखें माध्यम बनेंगी, यहाँ पर किसी चीज को दिखाई देना, जो हमारी आईज हैं वो इसका मीडियम बनेंगी। चाहे वो लाइट को देखकर अचानक ही सामने से लाइट आई और हमारी आंखों का बंद हो जाना, वो इसके अंतर्गत आएगा। किसी रंग को देखकर अचानक ही हमें कुछ रिएक्ट करना, किसी के साइज को देखकर, बहुत ज्यादा बड़ा साइज है, बहुत छोटा साइज है, उस चीज को देखकर हमारा रिएक्ट करना, और स्पीड आपको बताई दिया। दूसरी बात करते हैं श्रवण संवेदना, कानों के माध्यम से ध्वनियों का अनुभव करना। अचानक ही नॉर्मल बैठे थे सभी और अचानक ही बहुत लाउड साउंड हुआ, तो हमारी हार्ट बीट का बढ़ जाना, हमारे संशय, हमारा घबरा जाना, हमारा उस चीज के प्रति डर जाना। जैसे बैठे हैं, अचानक ही बहुत ज्यादा लाउड साउंड हुआ, या कोई जैसे क्रैकर्स, आजकल जैसे अब दीपावली आने वाली, तो क्रैकर्स बजते हैं, तो अचानक से बहुत ज्यादा लाउड साउंड होना, और हम शांति से बैठे हैं और अचानक वो लाउड होगा साउंड, तो हमारी हार्ट बीट के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका, हमारे सेंसेशन है वो चेंज हो जाएंगे, हम थोड़ा सा घबरा जाएंगे, पानी पीने की जरूरत होगी, या कुछ भी इस तरह का चेंजेस हमारे अंदर आएंगे। घ्राण संवेदना किसी चीज की खुशबू को लेकर, किसी चीज की सुगंध को लेकर, गंध को लेकर, अच्छी बुरी, देखो सुगंध मतलब अच्छी गंध, अच्छी बुरी दोनों हो सकती है, तो किसी भी चीज की स्मेल को लेकर हमारा रिएक्शन करना, वो इसके अंतर्गत आता है। रसना संवेदना जीभ के द्वारा, कोई चीज खट्टी है तो हमारा अलग रिएक्शन होगा, मीठी है तो अलग रिएक्शन होगा, कड़वी है तो अलग रिएक्शन होगा। किसी चीज को टच कर रहे हैं, मुंह में खा रहे हैं, जीभ हमारी है वो बता रही है हमें कि किस तरह का वो हमें रिएक्शन देना है। वो जो जीभ ने जैसे उसे चखा तो माइंड को ऑर्डर मिला और माइंड ने हमें ऑर्डर दिया और हमने वो रिएक्शन कर दिया, वो संवेदना। स्पर्श संवेदना किसी चीज को टच करके, किसी चीज का स्पर्श करके, किसी चीज का दबाव महसूस करके, या टेम्परेचर को अनुभव करके। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी आई तब हमारे अलग सेंसेशन होते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है हमारे अलग सेंसेशन होते हैं, बीच का मौसम है, बारिश के अंदर अलग सेंसेशन होते हैं, तो अलग अलग चीज हम अनुभव करते हैं, तो वो चीजें आ जाती हैं स्पर्श के अंदर। मतलब जो चीज हम छू कर महसूस कर पा रहे हैं वो चीज अलग है। कोई बहुत ज्यादा सॉफ्ट चीज है या बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हमें उन चीजों के प्रति जो सेंसेशन होता है वो इसके अंतर्गत आएगा। जैसे आग की गर्मी महसूस करना हो जाएगा, फूल की खुशबू घ्राण के अंदर आ जाएगा, संगीत श्रवण के अंदर आ जाएगा, किसी वस्तु का आकार दृष्टि के अंदर आ जाएगा, रंग देखना, आकार देखना, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो सारे के सारे सेंसेशन जो ये बाह्य रूप से है, मतलब बाहर कोई स्टिमुलस है, बाहर कोई चीज है, वो हमें उसके प्रति हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके प्रति हमारे जो सेंसेशन है वो चेंज हो रहे हैं, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वो चेंज हो रही है, हमारी बॉडी के जो रिएक्शन है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे बाह्य संवेदना के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखना, ये डगलस और हॉलैंड ने बताया है सारे सेंसेशन। डगलस और हॉलैंड की बुक का भी नाम आपने याद रखना। आंतरिक संवेदनाएं आंतरिक अंग और उन्हीं गतिविधियों से संबंधित रखती है। ये हमें बताते हैं कि हमारे शरीर के भीतर क्या क्या हो रहा है, और इसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलित और सुरक्षित करना। जैसे सर्दी लग रही है आपको बहुत ज्यादा, हम उस चीज के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, अच्छी तरह ब्लैंकेट लेकर उसके अंदर बैठ रहे हैं, तो वो आंतरिक रूप से ही अनुभव कर रहे हैं हमें। किसी को सर्दी नहीं लग रही, सेम टेम्परेचर है, एक पर्सन को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और दूसरे को नहीं लग रही, आंतरिक रूप से ही उस चीज को अनुभव करें। टेम्परेचर एक बाह्य कारक है, बाह्य कारक है टेम्परेचर के द्वारा, टेम्परेचर हमने महसूस किया वो बाह्य कारक के अंदर आ जाएगा, लेकिन उसके द्वारा चीजों का रिएक्ट करना, हमारे शरीर को सुरक्षा प्राप्त करने का हम जो काम करते हैं वो आंतरिक संवेदना के अंतर्गत आएगा। हमने स्वेटर पहन लिया, हमने कंबल ओढ़ लिया, वो टेम्परेचर का अनुभव करना वो बाह्य के अंदर आ जाएगा, लेकिन उस अनुभव के द्वारा हम जो आंतरिक चीजें कर रहे हैं अपने शरीर को सुरक्षित करने के लिए, वो आ जाएंगी आंतरिक संवेदनाओं के अंतर्गत। जैसे भूख और प्यास, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, एक नेचुरल प्रोसेस है, तो पेट को शांत करने के लिए हम कुछ खा रहे हैं, प्यास को शांत करने के लिए हम पानी पी रहे हैं। दर्द संवेदना, चोट लग गया है,
उसके कारण हमें दर्द हो रहा है, तो वो दर्द हम ही महसूस कर सकते हैं, वो आंतरिक पीड़ा है। अभी घाव नहीं दिखाई दे रहा लेकिन फिर भी चोट पे दर्द हो रहा है, तो वो एक आंतरिक संवेदना के अंतर्गत आएगा। थकान, सारा दिन वर्क किया, अभी स्ट्रेस इतना हो गया, थक गए हैं, वो भी एक आंतरिक संवेदना है, वो हम फील कर सकते हैं। पाचन और श्वसन, पेट और फेफड़ों की गतिविधियों का अनुबंध, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है, तो वो चीजें भी हम ही अनुभव कर सकते हैं। तो उसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ इस तरह का फूड लेंगे जो डाइजेस्ट सिस्टम जो है हमारा इजीली उस चीज को डाइजेस्ट कर ले, हमारा जो पाचन तंत्र है वो सही रहे। हम ऐसी चीजें लेंगे जैसे नहीं डाइजेस्ट हो रहा चीजों को लेना, एसिड कुछ लेना जिसके द्वारा वो चीजें सही हो जाए। तो अपने शरीर को इन फैक्टर के कारण हम अपने शरीर को सुरक्षित करते हैं। वो संवेदनाएं सारी आंतरिक के अंदर आ जाएंगी, जैसे रक्तचाप और तापमान, शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह, बीपी, शुगर, ये चीजें जो होती हैं वो सारी की सारी आंतरिक संवेदनाओं के अंतर्गत आएंगी। बीपी अप डाउन हो रहा है तो कभी चक्कर आना, पसीना आना, ब्लैंक हो जाना, वो सारी चीजें आंतरिक संवेदनाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे भूख लगना, प्यास लगना, सिर दर्द, पेट दर्द का अनुभव, ये एक पर्सनल व्यक्ति खुद ही महसूस कर सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसका दर्द हो रहा है तो वो आप फील नहीं कर सकते। ये आंतरिक संवेदनाएं खुद ही फील कर सकते हैं। आप बता सकते हो कि मेरा सिर दर्द हो रहा है, कितनी मात्रा में हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप ही महसूस कर सकते हो। आपका पेट दर्द हो रहा है, आपको भूख लगी, कितनी मात्रा में लगी है, क्या नीडेड है, वो आप ही अपने शरीर के अकॉर्डिंग अपने आप को सुरक्षा दे सकते हो। तो ये सारी की सारी आंतरिक संवेदनाओं के अंतर्गत आती हैं। गहन की बात करें, ये संवेदनाएं हमें बताती हैं कि हमारा शरीर किस स्थिति के अंदर है, हमारे संतुलन और गति को नियंत्रण करती है। हम किस दिशा में गति कर रहे हैं, हमारी बॉडी पार्ट किस तरह काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें इसके अंदर बताते हैं। जैसे मांसपेशियों, मस्कुलर सेंस जो होते हैं, हमारे मांसपेशियों, शरीर की मांसपेशियां, उसके अंदर खिंचाव पड़ रहा है, वो सारी की सारी चीजें गहन के अंदर आ जाएंगी। एक तो होता है सिर्फ हम फील कर पा रहे हैं, आप भूख लग रही है तो पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन अगर यही सिर की मांसपेशियां खिंचाव पड़ रही हैं तो वो आ जाएंगी। पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव पड़ रहा है, कुछ वेन्स के अंदर खिंचाव पड़ रहा है, तो वो गहन के अंतर्गत आ जाएंगी। तो मतलब हमारी बॉडी से जितने भी मस्कुलर हमारे जो पेन है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और उनके अंदर खिंचाव पड़ना, वो दर्द तो उसके अंदर आ जाएगा, लेकिन उन चीजों के अंदर अगर खिंचाव पड़ रहा है, स्ट्रेंथ हमारी कम हो रही है उसके कारण, तो वो गहन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे जॉइंट सेंसेशन, जोड़ों के अंदर दर्द होना, आ, आप चल रहे हैं, आपके नी के अंदर पेन हो रहा है, आप लिख रहे हैं तो आपके शोल्डर के अंदर पेन हो रहा है, तो जहां भी जॉइंट है उनके अंदर अगर पेन हो रहा है तो वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के जो मूवमेंट है उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर आपके जॉइंट में पेन हो रहा है तो आपको चलने में प्रॉब्लम होगी, तो आपकी जो मूवमेंट है वो कम हो जाएंगे। आपके शोल्डर में पेन हो रहा है तो आप हाथों की मूवमेंट नहीं कर पाओगे, उसके अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो सारे के सारे सेंसेशन आते हैं वो आते हैं हमारी गहन के अंदर। गहन संवेदना जिसको हम बोलते हैं, डीपली जो सेंसेशन है, मतलब हमारे बॉडी की जो मूवमेंट को इफेक्ट करे। अब वो किसी की बेस के ऊपर कर सकते हैं, मस्कुलर बेस के ऊपर कर सकते हैं, जॉइंट पेन हो रहा है उसके बेस के ऊपर कर सकते हैं, वो किसी भी बेस के ऊपर इफेक्टेबल रहते हैं। अब देखो, बाह्य, आंतरिक और गहन, तीन चीजें पड़ी। बाह्य के अंदर बाहर की चीजें इफेक्ट कर रही है, आंतरिक के अंदर हमारे जो सेंस है वो इफेक्ट कर रहे हैं हमें, और गहन के अंदर का कि हमारे जो कहीं भी जॉइंट्स हैं, जैसे जॉइंट पेन हो रहा है, मस्कुलर जो भी प्रॉब्लम है, शरीर के अंदर की जो बोन्स हैं उनके अंदर अगर प्रॉब्लम हो रही है तो वो इसके अंतर्गत आएगी। जैसे आंखें बंद करके सीधी रेखा में चलना, आंखें बंद करो, सीधी रेखा के अंदर चलो, उस टाइम आप जैसे चल पा रहे हो वो चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। खेल में शरीर का संतुलन बनाए रखना, जैसे एक तार के ऊपर अगर एक लड़की चल रही है तो अपने मस्कुलर बैलेंस को बनाकर चल रही है, वो अपने शरीर की गति को बैलेंस बनाकर चल रही है। नृत्य करते समय सही मुद्रा बनाए रखना, डांस कर रहे हैं तो किस फोक का कर रहे हैं, उस बेस के ऊपर वैसी मुद्राएं बनाना, मतलब अपने जो मस्कुलर्स हैं, अपने जो बोन्स हैं उनको कंट्रोल करना, वो गहन के अंतर्गत आ जाएंगे। अपने शरीर को आंतरिक रूप से कंट्रोल करना, हमारी जो मस्कुलर, हमारी जो हड्डियां हैं, हमारी जो नाड़ियां हैं, हमारे जो जो भी है हमारे शरीर के अंदर जो पूरा स्केलेटन बना हुआ है उसको कंट्रोल करना और उसके मूवमेंट को कंट्रोल करना। जैसे कहा जॉइंट को, शोल्डर को, वो चीजें सारे, नी के जॉइंट्स हैं वहां को कंट्रोल करना, शोल्डर के जॉइंट्स हैं वहां को कंट्रोल करना, ये सारे गहन के अंतर्गत आ जाएंगे। तो बाह्य संवेदना, आप आंतरिक और गहन तीनों को इकट्ठा देख लेते हैं। बाह्य वातावरण से ये शरीर के आंतरिक अंग है, और ये ध्यान रखना, ये शरीर की अंगों की गति और स्थिति को ध्यान रखता है। ये आंतरिक अंग, पेट, हृदय, नसें, फेफड़े, हमारा दिल, ये सारी चीजें इनको ध्यान रखेंगी। और ये जो मस्कुलर गहन वाला है वो हमारी मांसपेशियों को, हमारे जॉइंट्स को, हमारे आंतरिक जो स्ट्रक्चर है, हमारे जो स्केलेटन है, उससे रिलेट ये काम करता है। तो बाह्य संवेदना के अंदर आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जैसे
गंध सूंघना, स्वाद चखना, आवाज का आना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। अब ये भूख का लगना, प्यास का लगना, दर्द का महसूस होना, थकान का महसूस होना, स्ट्रेस होना, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। मांसपेशियों की जब जोड़ों की बात करेंगे तो बैलेंस बनाए रखना, शरीर की गति महसूस करना कि किस स्पीड से चल पा रहे हैं। अब जॉइंट पेन हो रहा है तो आपकी स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। आपके शोल्डर में पेन हो रहा है तो आपका हाथ उठाने का हाथ मूवमेंट अपने आप ही कम हो जाएंगे। तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तीनों को एक साथ हम देख सकते हैं, बाह्य संवेदना, आभ्यंतरिक और गहन। बाहरी वातावरण से, शरीर के आंतरिक अंग से, शरीर के अंगों की स्थिति और गति से। इसके अंदर आंख, नाक, जीभ, त्वचा ये आ जाएंगे। इसके अंदर पेट, हृदय, फेफड़े आ जाएंगे और यहाँ पर मांसपेशियां और इनके जोड़ आ जाएंगे। इसके अंतर्गत आ जाएगा किसी चीज को स्मेल करना, चखना, देखना, सुनना, वो सारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अंदर भूख, प्यास, दर्द, ये सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और इसके अंदर शरीर का बैलेंस बनाए रखना, जॉइंट्स के अकॉर्डिंग स्पीड का इफेक्ट होना, वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। हमें संवेदनाओं का क्या महत्व रहता है? देखो, अधिगम का आधार है। अगर आपका सिर दर्द हो रहा है तो क्या आप लर्निंग प्रोसेस कर पाओगे? आपके जॉइंट में पेन हो रहा है, आप बैठ रहे हो, आपसे बैठा नहीं जा रहा, आप चल रहे हो, आपसे चला नहीं जा रहा, आप किसी चीज को सुन रहे हो, श्रवण इंद्रियों के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आपका हेडेक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, तब आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो अधिगम नहीं ग्रहण कर पाओगे। तो संवेदनाएं अधिगम को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। जितने ज्यादा सेंसेशन स्ट्रॉन्ग होंगे उतने ज्यादा आप लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से कर पाओगे। सभी प्रकार का ज्ञान और सीखना संवेदनाओं पर ही आधारित होता है। आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आना, मानसिक रूप से आप उस चीज के लिए एक्टिव हो रहे हो, तो वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। ध्यान और एकाग्रता, ओब्वियसली अब थके हुए नहीं हो, फोकस कर पा रहे हो, तो आपका ध्यान ज्यादा लगेगा। आप चीजों के अंदर आपकी कैचिंग पावर ज्यादा होगी, तो आप उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। अनुभवात्मक शिक्षा, विभिन्न संवेदनाओं के प्रयोग से विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव करता है। देखो, डायरेक्ट जो एक्सपीरियंस होगा वो संवेदनाओं के इफेक्ट के ऊपर। अभी किसी चीज को दिखाया जा रहा है बच्चे को, अभी डायरेक्ट दिखाया जाए तो बच्चा उस चीज को भूलेगा नहीं और वो ज्ञान स्थायी हो जाएगा। लेकिन सिर्फ बताया जाए तो क्या वो उस चीज को फील कर सकता है? नहीं फील कर सकता। जैसे क्यों लेकर जाता है पिकनिक टूर पर, क्यों ले जाया जाता है, क्यों एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाता है? ताकि जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो बच्चे का ज्ञान स्थायी हो जाए, उस चीज को वो फील कर पाए। आज देश की वीरता के बारे में बताया जाता है, वीर वीरों के बारे में बताया जाता है, उनके बलिदान के बारे में बताया जाता है। बच्चे अच्छी तरह नहीं समझ पाते, सिर्फ सुनते हैं, याद करते हैं, रट्टा लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी जीवनी को इस तरह क्रिएट करके उनको फील करवाया जाए तो बालक का ज्ञान स्वतः ही स्थायी हो जाएगा और उन चीजों के प्रति उनकी भावनाएं भी विकसित हो जाएंगी। विशेष बालकों की शिक्षा, नेत्रहीन, श्रवण बाधित आदि बच्चों के लिए विशेष संवेदनाओं का महत्व है। वो तो पता ही है कि अगर डीफ एंड डम्ब बच्चे हैं, मंदबुद्धि बच्चे हैं, समस्यात्मक बच्चे हैं, तो इनके लिए इमोशनल स्टेटस बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है। अगर इमोशनली चीजों को लेकर, उन चीजों को समझकर, उनकी फीलिंग्स को समझकर अगर पढ़ाया जाएगा तो वो बेस्ट एजुकेशन ले पाएंगे और उन चीजों के लिए वो कंफर्टेबल जोन भी प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर वहां पर सेंसेशन, वहां पर इमोशन, इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया, एम्पैथी को ध्यान में नहीं रखा गया, तो वो चीजें नहीं सीख पाएंगे और उनके अंदर डर का माहौल पैदा हो जाएगा। इस सहानुभूति, दया, करुणा, ये सारी इसी के अंतर्गत आती है। वो संवेदनाओं का ही एक पार्ट है। किसी चीज के प्रति करुणा होना, दया होना, सहानुभूति रखना, वो सारा सेंसेशन का ही भाग है, वो सारा का सारा संवेदनाओं का ही पार्ट रहता है। खेल और शारीरिक शिक्षा, गहन संवेदनाएं विद्यार्थियों खेलों में संतुलन और गति बनाए। अब गहन सेंसेशन, गहन संवेदना के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है उनके ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो गहन संवेदना है जो वो ध्यान रखेगी किस चीज का, कि किस तरह बॉडी खेल खेले जा रहे हैं, तो उसके अंदर क्योंकि बॉडी की मूवमेंट ही काम करती है। बच्चा किस तरह बैलेंस बना पा रहा है अपने शरीर का, किस तरह, अभी एरोबिक्स सिखाया जाता है, योग सिखाया जाता है, या कोई भी और क्लासेस, एक्सरसाइज, फिजिकल एजुकेशन दी जाती है, तो उसके अंदर ये गहन संवेदनाएं ही काम करती हैं कि किस तरह चीजों को समझना है, किस तरह शरीर को बैलेंस करना है, किस तरह हमारे जॉइंट्स हैं उनको टर्न आउट करना है, किस तरह सही करना है। वो सारी की सारी चीजें गहन संवेदनाओं के अंतर्गत आ जाती हैं। व्यवहारिक कौशल का भी विकास होगा। प्रयोगात्मक विषयों पर सटीक संवेदनाओं की आवश्यकता होती है। जो चीजें चाहिए वहां पर उनका सटीक यूज किया जाए, एकदम सटीक मतलब सही तरीके से उसका यूज किया जाए। जहां पर इमोशनल लेवल की नीड है, जहां पर आंतरिक संवेदना की जरूरत है, जहां पर बाह्य संवेदना, किसी चीज को दिखाकर अगर बच्चों को महसूस करवाना है तो बाह्य संवेदनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। स्पेशल खुद को ही फील करवाना है बच्चे को, तो वो आंतरिक संवेदनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। अगर किसी चीज की एक्टिविटी को, किसी की गति को, शरीर की गति के बेस के ऊपर वो चीजें सिखानी है, तो वो गहन संवेदनाओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों के व्यवहार को व्यवहारिक रूप से बच्चों का विकास किया जा सकता है और प्रयोगात्मक रूप से बच्चे का विकास संवेदनाओं के द्वारा किया जा सकता है।
प्रोफेसर डगलस होलैंड के अनुसार संवेदनाएं हमारे जीवन और शिक्षा का मूल आधार है। देखो ओनली शिक्षा का नहीं, हमारी लाइफ का भी बेस रहती है संवेदनाएं। आपका इमोशनल होना, आपका करुणामयी होना, आपका दया भाव रखना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना, संवेदनाएं। मैंने कल बताया था कि इंसानियत अगर हम वर्ड यूज करें तो वो एकदम एक्यूरेट फिट बैठता है यहाँ पर, कि किसी की पीड़ा को देखकर पीड़ा का अनुभव करना, किसी के दर्द को देखकर दर्द का अनुभव करना, वो सारी संवेदनाओं के अंतर्गत ही आती हैं। तो हमारे जीवन के, हमारी शिक्षा के साथ साथ हमारे जीवन का भी संवेदनाएं आधार रहती हैं। बाह्य संवेदना हमें बाहरी दुनिया से जोड़ती हैं। अभ्यांतरिक संवेदनाएं शरीर के भीतर की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं, और जो गहन संवेदनाएं हैं शरीर के संतुलन और गति को बनाए रखने का काम करती है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को संवेदनाओं को शिक्षा समझकर शिक्षा प्रदान करे तो अधिगम और अधिक प्रभावी होगा, आनंदमय होगा और स्थायी बना रहेगा। तो टीचर की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों की इन संवेदनाओं को समझे, उन चीजों के ऊपर वर्क करे, जिससे क्या होगा, अधिगम बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगा, वो स्थायी भी होगा। प्रभावी होने के साथ साथ वो स्थायी भी होगा, मतलब उन चीजों को बच्चा बहुत अच्छे से समझ पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आनंददायक होगा, और आनंददायक होगा तो बच्चे की रुचि स्वतः ही विकसित होगी। हमने रुचि टॉपिक किया था, तो उसके अंदर सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज देखी थी कि आनंदमयी होना उस चीज का, और सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है। तो उस चीज में हमारी इंटरेस्ट अपने आप बढ़ने लग जाता है, हमारी रुचि स्वतः ही उसके अंदर बढ़ने लग जाती है। तो अगर संवेदनाओं को टीचर के द्वारा समझा जा रहा है, बच्चों की संवेदनाओं को, बच्चों के सेंसेशन को, बच्चों के प्रति एम्पैथी रखता है टीचर, के प्रति करुणा दया भाव रखता है, सहानुभूति रखता है और मित्रतापूर्ण व्यवहार रहता है, तो उसके द्वारा जो दिया गया अधिगम है वो स्थायी होगा, प्रभावी होगा, आनंददायक होगा, रुचिमय होगा। तो ये सारे अगर फैक्ट होंगे तो ऑब्वियसली स्थायी अपने आप ही अधिगम हो जाएगा। तो उस अधिगम को प्राप्त करते हुए बच्चा उन चीजों को लर्न इजीली कर लेगा, और वो स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। संवेदनाएं मानव जीवन की ज्ञान प्रक्रिया की नींव है, किसी भी चीज का बेस है ये, और शिक्षा के विकास का प्रथम चरण है। अगर एजुकेशनल डेवलपमेंट करना है तो सबसे पहले मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा, सहानुभूति दया करुणा ये भाव बच्चे के अंदर पैदा करने पड़ेंगे, तभी उस चीज की शिक्षा साकार हो पाएगी। अनेसेसरी वो जो शिक्षा दी हुई है वो किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो शिक्षा आजकल बाल मनोविज्ञान, आपको पता है कि पूरी की पूरी शिक्षा बालकों पर आधारित है, बच्चों पर आधारित शिक्षा दी जाती है। तो अगर बच्चों के अंदर ये गुण विकसित नहीं होंगे तो क्या उनकी शिक्षा सार्थक हो पाएगी? उनकी शिक्षा सार्थक नहीं हो पाएगी। अब बच्चों के अंदर अगर ये गुण डेवलप करने हैं तो शिक्षक के अंदर डेवलप होने जरूरी है। तो शिक्षक इन्हीं गुणों को यूज करते हुए बच्चों को अधिगम ग्रहण करवाए, और बच्चे जब इन गुणों के साथ साथ अधिगम ग्रहण करेंगे तो बच्चों का ज्ञान स्वतः ही स्थायी होता जाएगा, और अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए एक बेहतर भविष्य वो तैयार कर पाएंगे। अभी है प्रत्यय क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान का टॉपिक, जैसे मैंने ना ये कॉन्सेप्ट करना है, ये प्रत्यय करना। तो प्रत्यय होता क्या है, किसी चीज के बारे में। अब मैंने कहा कि अपने संज्ञानात्मक विकास का हम प्रत्यय करेंगे, प्रत्यय करेंगे। आ, रुचि का प्रत्यय कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आपने, तो वो कॉन्सेप्ट होती क्या चीज है उसको, जैसे अब आपको पता था कि रुचि क्या होती है, लेकिन उसके लिए आपको पास प्रॉपर शब्द नहीं थे, तो उसी तरह प्रत्यय भी एक टॉपिक आपके शिक्षा मनोविज्ञान में रहता है कि प्रत्यय क्या है। मानव क्या ज्ञान अनुभवों के माध्यम से विकसित होता है। ओब्वियसली पीछे की हमने पूरी की पूरी क्लास पढ़ी है, तो एक्सपीरियंस बेस के ऊपर ही हमें ज्ञान मिलता है, अनुभव आधारित ज्ञान ही हमने सीखा। जब हम किसी वस्तु को, विचार को या घटना को सामान्य विशेषताओं के आधार पर मानसिक छवि आधारण बनाते हैं, उसे कंसेप्ट कहते हैं। आज मैंने आपको कोई चीज बता दी, उसकी आप एक छवि तैयार कर रहे हो कि भाई ठीक है ये टॉपिक इसी तरह, ये टॉपिक ऐसे। जैसे ही मैं रुचि टॉपिक का नाम लेती हूँ, आपके माइंड के अंदर चीज स्ट्राइक करती है क्या, कि रुचि जिसमें आनंद में हो, जिसमें प्रभाव हो, जिसमें लास्ट में सेटिस्फेक्शन हो। तो आपने एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड के अंदर तैयार कर लिया, एक छवि तैयार हो जाती है। अधिगम की जैसे ही मैं बात करती हूँ, तो अधिगम के सिद्धांतों की बात करूँ, मैं पावलोव का नाम लेती हूँ, तो आपके जो थ्योरिकल है, थोर्नडाइक का लेती हूँ जो थ्योरिकल है, जो स्किनर का नाम ले रही हूँ, कभी आपको चूहे का नाम याद आता है, कबूतर का नाम याद आता है, बिल्ली याद आती है थोर्नडाइक का नाम लेते ही। जैसे मैंने कॉलर कोफा का लिया, तो सुल्तान नाम का चिंपैंजी, उसका छवि आपके सामने बन गई। तो किस तरह पावलोव का बात की तो कुत्ता, कुत्ते की लार के साथ उसको जोड़ा गया, तो वो सारी की सारी छवि आपके माइंड में तैयार होगी, और वो जो अगर आपने अच्छे से उस चीज को समझा हुआ है तो वो छवि तैयार हो जाएगी। उस छवि का तैयार होना ही कॉन्सेप्ट कहलाता है, उस छवि का तैयार होना ही प्रत्यय कहलाता है। जब हम किसी चीज को बहुत अच्छे से समझकर उस चीज को धारण कर लेते हैं, और वापस जब रिकॉल करते हैं उस चीज को, वापस उसको ध्यान में लेकर आते हैं, तो वो जो हमारे सामने एक छवि तैयार हो जाती है, उसे ही कंसेप्ट कहते हैं, उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय ही हमारे विचार, हमारे अधिगम और हमारे समस्या समाधान
एक प्रॉब्लम के अंदर हम फँसे हुए थे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर देखा था कि एक सिचुएशन आई जिसके अंदर हमारे अंदर अचानक सूझ पैदा हुई और हमने उस सूझ से उस समस्या का समाधान कर लिया। जैसे सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उसने क्या किया, उसको बॉक्स के अंदर बड़े से पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया था, तो केले ऊपर टाँगे गए थे, तो उसके पास एक लकड़ी पड़ी थी। उसने डंडे के द्वारा उस केले को उतारना चाहा। तो वो उतर गए। दूसरी बार केले थोड़ी ऊँचाई पर कर दिए गए, तो उसने समस्या समाधान कैसे किया कि उस डंडे से उतारना चाहा, क्योंकि पहले का जो अनुभव था, वो छवि उसके माइंड में तैयार हो गई थी कि हाँ, इस डंडे को अगर मैं ऊपर उठा के करता हूँ, तो ये केले उतर जाते हैं। तो पास में उसने देखा कि दूसरा डंडा पड़ा है, उसने दोनों को जोड़ा अपने पुराने एक्सपीरियंस से, नए अपने समस्या को ऐड किया, पुराने एक्सपीरियंस को जोड़ा और जिसके द्वारा उसने वो वापिस केले उतार लिए थे। एक बॉक्स के ऊपर चढ़ गया, तब केले उतार लिए थे। तो वो जो छवि तैयार होती है हमारे माइंड के अंदर, वो जो समस्या समाधान की जो पावर हमारे अंदर, क्योंकि पहले की स्थिति से हमने अनुभव लिया है, पहले का जो प्रोसेस था वो हमने एक्सपीरियंस किया है। अब उस एक्सपीरियंस के द्वारा नई आने वाली समस्या जब आई हमारे सामने, तो हमने एक प्रोसेस तैयार किया, तो वो एक कॉन्सेप्ट जो तैयार हुआ हमारे माइंड में, एक छवि जो तैयार हुई, वो पूरी की पूरी छवि क्या कहलाती है, वो पूरी की पूरी छवि हमारी कहलाती है प्रत्यय, वो कहलाती है कॉन्सेप्ट। शिक्षा मनोविज्ञान में प्रत्यय निर्माण का विशेष महत्व है, क्योंकि यह विद्यार्थियों की बुद्धि और तर्क शक्ति के विकास में सहायक है। देखो, उनकी बुद्धि का डेवलपमेंट करना है, उनके आईक्यू का डेवलपमेंट करना है, तो बच्चों के अंदर कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए, बच्चे उन चीजों को समझ पाए। जब चीजें एक्सपीरियंस की हुई होंगी, जब चीजें समझी हुई होंगी, तो बालक के सामने वो छवि तैयार होगी। जैसे मैथ का अगर कोई फॉर्मूला पूछा जाए, रेक्टेंगल का फॉर्मूला पूछा जाए, ट्रायंगल का पूछा जाए, पाइथागोरस बारे में पूछी जा रही, अगर वो चीजें की हुई हैं आपने, तो जैसे ही मैंने उन चीजों का नाम लिया, आपको उनके फॉर्मूले सामने आ गए और आपके माइंड के अंदर एक वो छवि तैयार हो गई। वो जो छवि का तैयार होना, क्योंकि वो आपने पहले एक्सपीरियंस की है, वो पहले ज्ञान आपने प्राप्त किया है, अब उसकी छवि का तैयार होना ही कहलाता है कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने वो चीज समझ ली। वो पाइथागोरस प्रमेय में आपको ध्यान है कि कैसे बनती है, आपने रेक्टेंगल के फॉर्मूले की एरिया का फॉर्मूला क्या है, उसके पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, आपने पहले 10th में पढ़ा है। इसकी वजह से जैसे ही मैंने उन चीजों का नाम लिया, तो आपके सामने वो छवि तैयार होगी, वो कहलाता है कॉन्सेप्ट। जैसे अगर किसी एनिमल को आपने देखा हुआ है, जैसे मैंने गाय का नाम लिया, काले रंग की गाय, तो वो जो काले रंग की गाय आपने देखी हुई थी, एक्सपीरियंस किया हुआ था, जैसे ही मैंने काले रंग की गाय का नाम लिया, तो आपके सामने एक छवि तैयार हो गई, और वो जो छवि है वही कहलाती है हमारी कॉन्सेप्ट, वही छवि हमारी कहलाती है प्रत्यय। प्रत्यय का शाब्दिक अर्थ देखते हैं, स्पष्ट रूप से जानना या समझना। अब देखो, एक्सपीरियंस बेस के ऊपर हमने किसी टॉपिक का स्थायी ज्ञान लिया है, किसी प्रकरण का हमने स्थायी ज्ञान लिया है। अब उस चीज को स्पष्ट रूप से समझना, उस चीज को स्पष्ट रूप से जानना ही प्रत्यय कहलाता है। शाब्दिक रूप में भी हम देखें तो इसका मीनिंग यही रहता है कि किसी चीज को साफ सुथरे शब्दों के अंदर, साफ सुथरी छवि के रूप में अगर वो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, तो वो कंसेप्ट है। ठीक है। जब किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में, अब देखो हमारे ब्रेन के अंदर क्या, किसी वस्तु, किसी घटना या किसी विचार की मानसिक छवि रूपरेखा बन जाती है, तो वह प्रत्यय कहलाती है। जैसे अभी कोई घटना हुई, आपके इंसिडेंस हुआ, आपके बचपन की बात की जाए, तो ऐसा एक इंसिडेंस बताइए कि भाई ठीक है, आपके बचपन के अंदर ये कुछ, जैसे ही मैंने बचपन का नाम लिया, आपके साथ जो इंसिडेंस हुआ, वो छवि आपके सामने बन गई। जैसे ही वो छवि क्रिएट हुई, वो जो छवि क्रिएट होकर आपने उस घटना को, उस इंसिडेंस को याद किया, वो कहलाता है हमारा कंसेप्ट, वो कहलाता है हमारा प्रत्यय। किसी भी वस्तु का नाम लेना, अगर मैंने फुटबॉल का नाम लिया, अगर आपके पास पर्सनली आपका फुटबॉल था, तो आपको उसकी छवि याद आ जाएगी। अगर किसी बच्चे का नाम लिया, अगर उस नाम का बच्चा आपके साथ था, तो उसका नाम याद आ गया। जैसे किसी फ्रेंड का नाम, अगर स्कूल टाइम में आप पढ़ रहे हो, तो आपके किसी फ्रेंड का नाम लिया गया, तो जैसे ही उस फ्रेंड का नाम लिया, तो उसकी छवि आपके सामने आ गई। किसी वस्तु को जानना, किसी चीज को जानना, समझना, किसी घटना को जानना, समझना, किसी विचार को जानना या समझना, वो सारी की सारी जब रूपरेखा हमारे सामने तैयार हो जाती है, एक कॉन्सेप्ट हमारे सामने, एक छवि हमारे सामने तैयार हो जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रत्यय, उसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। सरल शब्दों में कहें तो प्रत्यय वह मानसिक प्रक्रिया, देखो जितनी भी हमने रुचि की बात की, वो भी एक मेंटली प्रोसेस था। हमने सेंसेशन की, एम्पैथी की बात की, वो भी एक मेंटल प्रोसेस था। अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो ये भी एक मेंटल प्रोसेस है। हर किसी का कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। आज अब मैं आपके सामने किसी पर्सन का नाम ले रही हूँ, तो आपके लिए वो पर्सन क्या वैल्यू करते हैं, और कौन सी छवि आपके सामने उसकी आएगी, वो आपका पर्सनल कॉन्सेप्ट है। तो ये एक मेंटल प्रोसेस है, एक मेंटल प्रक्रिया है, ये मानसिक रूप की प्रक्रिया है, हर किसी की अलग अलग होगी, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं।
हर किसी का मेंटल प्रोसेस अलग-अलग है, हर किसी का जो आईक्यू लेवल है, सोचने की जो क्षमता है वो अलग-अलग होती है। तो ये एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया, इसके माध्यम से हम किसी वस्तु, घटना या विचार के सामान्य गुणों को पहचान कर उसके लिए एक मानसिक रूप तैयार करते, एक खाका हमारे, एक छवि हमारे सामने तैयार हो जाती है। जैसे ही मैंने कैमल का नाम लिया तो कैमल अगर आपने देखा है रियल के अंदर तो कैमल की छवि आपके सामने आ गई। जैसे मैंने एलिफेंट का नाम लिया तो एलिफेंट की छवि आपके सामने आ गई। डॉल्फिन का नाम लिया तो वो डॉल्फिन, जो भी नाम ले रही हूँ उस वस्तु का, जैसे किसी बर्तन का नाम लिया गया, किसी पर्सन का नाम लिया गया, किसी भी चीज का नाम लिया गया, तो वो जैसे ही मैंने नाम लिया वो छवि आपके सामने क्रिएट हो रही है। क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि आपने उस चीज को अच्छी तरह जाना है, पहचाना है और स्थायी रूप से अपने माइंड में उस चीज को फिक्स कर लिया है। इसकी वजह से वो चीज आपके सामने आ रही है। जैसे ही क्रैकर्स मैंने नाम बोला, तो आप दीपावली पे जो जो क्रैकर्स चलाते हो, जो पटाखे जलाते हो, आपके सामने उनकी छवि सामने आ जाएगी। तो वो जो छवि का सामने आना, क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, अनुभव के ऊपर भी आधारित है, क्योंकि आपने उन चीजों को एक्सपीरियंस किया, क्योंकि पिछले साल ये चलाए थे, अभी शॉप पर जाकर क्या कहोगे कि ये पटाखे दे दो, आपने उनका नाम लिया। क्यों? क्योंकि आपने उन चीजों का एक्सपीरियंस किया है, आपने उन चीजों को चलाया है, आपने उस चीज को अच्छी तरह जाना है। तो उसको जानने के बाद जो छवि आपके माइंड में तैयार होती है, वही की वही जो छवि होती है, उसको ही हम बोलते हैं प्रत्यय, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट। अगर अब इससे रिलेटेड लैंग्वेज बेस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो मुझे नहीं लगता कि आप प्रत्यय को समझ नहीं पाओगे कि प्रत्यय क्या होता है। इंग्लिश में कॉन्सेप्ट एक ही वर्ड आएगा, हिंदी में प्रत्यय, संप्रत्यय, कुछ भी वर्ड आ सकता है। प्रत्यय की कुछ डेफिनेशन देखते हैं। कुलपे ने डेफिनेशन दी कि प्रत्यय किसी वस्तु के सामान्य लक्षणों के आधार पर बना विचार है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा थ्योरम कह सकते हैं कि एक ऐसा विचार है आपका जो अनेक अनुभवों से विकसित होता है, जो अलग अलग एक्सपीरियंस से विकसित होगा। देखो, एक बार से कोई भी चीज समझी नहीं जाती। आप कहो कि एक बार किसी चीज को आपको दिखा दिया, आप उस चीज को समझ जाओगे, नहीं। एक बार से चीज नहीं, बार बार उसके लिए एक्सपीरियंस का होना जरूरी है। वो चीज बार बार अगर रिपीट मोशन के अंदर चल रही है, रिपीट हो रही है, तो वो चीज स्थायी हो जाएगी। आपने थॉर्नडाइक के जब आपको नियम करवाए थे, तो अभ्यास का नियम मैंने बताया था आपको कि अभ्यास का नियम होता है कि जिस चीज का हम बार बार अभ्यास करते हैं, वो अधिगम हमारे लिए स्थायी हो जाता है। अब जो अधिगम स्थायी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट उसी का ही बनेगा। जो अधिगम स्थायी है, प्रत्यय उसी का ही तैयार होगा। विदाउट स्थायित्व, बिना स्थायित्व के कभी भी वो जो कॉन्सेप्ट है वो कभी भी तैयार नहीं होता। जो चीज हमारे माइंड में फिक्स है, अब आप कोई फोटो देखना चाहते हो आपके मोबाइल के अंदर, तो उस फोटो का मोबाइल के अंदर होना भी जरूरी है ना। तो उसी तरह हमारी मेमोरी भी काम करती है। आपकी मेमोरी के अंदर वो फोटो होना जरूरी है, तब आप वो कॉन्सेप्ट बनाओगे। आपको पता है कि इस फंक्शन पर आपने ये फोटो ली थी, वो क्लिक की थी। अभी आपको पता है कि आपकी मोबाइल के मेमोरीज के अंदर वो किस फोल्डर के अंदर है, तो आपने उसको निकाल दिया और वो चीजें आपके सामने आ गई। लेकिन अगर वो फोटो ही नहीं है, आपके मोबाइल में क्लिक ही नहीं किया गया, ना ही आपके किसी फोल्डर के अंदर डाला गया, तो आप उसे कैसे निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। कोई हमारा ब्रेन का काम करता है कि ब्रेन के अंदर जो चीज है स्थायी कर दी गई है, एक फोल्डर जिसका बना दिया गया है, वही फोल्डर से हम निकाल कर लाएंगे डेटा। उस फोल्डर से डेटा निकलेगा और वो कॉन्सेप्ट तैयार होगा। तो चीजों का ऐसा विचार है जो अपने अनुभवों के द्वारा विकसित होता है। गैरेट ने भी इसी के संबंध में डेफिनेशन दी है कि जब हम किसी वस्तु, घटना के विशेष गुणों को अलग कर सामान्य रूप से समझते हैं, तो वह कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्रो एंड क्रो इसके बारे में बताते हैं कि प्रत्यय वह मानसिक प्रतिरूप है। इस बात को ध्यान रखना, बार बार मानसिक शब्द आ रहा है। रुचि है, संवेदनाएं हैं, ये सारी की सारी, ये जो प्रत्यय सारी की सारी मानसिक प्रतिरूप है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो शारीरिक रूप से होगी, ये मेंटल लेवल के गेम हैं सारे। जो किसी वर्ग या समूह की वस्तुओं को उनके सामान्य गुणों के आधार पर प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने कहा, जंगली जानवरों के नाम बताओ, वाइल्ड एनिमल बताओ। तो जो जो जंगल में रहते हैं, जस्ट आपके माइंड के अंदर वो स्ट्राइक किया कि हाँ, शेर जंगल में रहता है, चीता जंगल में रहता है, हाथी जंगल में रह रहा है, हिरन जंगल में रह रहा है, तो आपने उनकी कैटेगरी अलग कर दी। अब मैं सीधा बोलती कि जानवरों के नाम बताओ, तो आप सभी जानवरों को बीच में इंक्लूड कर लेते, गायें भी जानवर। अभी मैं कहती कि पेट एनिमल्स के नाम बताओ, तो आपने जो जो पालतू हैं उन जानवरों के नाम लेने थे और वो जानवरों के नाम आप मुझे बता देते। तो जिस फोल्डर के अंदर जो डेटा फिक्स है, जैसे ही उस फोल्डर को क्रिएट किया जाता है, उस फोल्डर के बारे में पूछा जाता है, वैसे ही वो डेटा हम बाहर निकालकर सामने छवि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि जो किसी वर्ग, अलग अलग कैटेगरी के अंदर हमारे माइंड में सेट है। अगर ओनली जानवरों का नाम आता तो आपने सभी जानवरों के नाम बोल देने थे। अभी मैंने फोल्डर क्या बनाया कि आपने वाइल्ड एनिमल बताने हैं। फिर मैंने फोल्डर बनाया कि आपने पेट एनिमल बताने, मैंने कहा रेप्टाइल्स बताओ।
रेंगते हुए जानवरों के नाम बताओ, तो जानवरों के तो सभी नाम जानते हो, तो आप अलग-अलग उनको डिवाइड कर लोगे। तो जिस फ़ोल्डर के अंदर जो डेटा है, जैसे ही पूछा गया, जैसे ही ज़रूरत पड़ी, तो आपने उस डेटा को उसके अकॉर्डिंग बाहर निकाला और चीज़ों को समझा दिया कि हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, तो वो प्रत्यय बन जाता है आपके माइंड में, स्थायी हो जाएगा। दैट्स इसके बारे में कहते हैं कि प्रत्यय जो कॉन्सेप्ट क्या होता है, अनुभवों और विचारों का संगठित रूप है, जो वस्तुओं की पहचान में सहायक होता है। वो कहते हैं कि क्या है कॉन्सेप्ट, ये एक ऐसा मेजरमेंट है, मेंटली ऐसा मेजरमेंट है एक तरह का, जो क्या कहते हैं वस्तुओं की पहचान करना बताता है। मैंने कहा रेप्टाइल बताओ, रेंगते हुए जानवरों के नाम बताओ, तो आपने सबसे पहले स्नेक का नाम लिया, तो क्योंकि आपने उसकी पहचान की है, आपने उसको देखा है, आपने उसको एक्सपीरियंस किया है, तो आपने उस स्नेक का नाम दिया, अजगर का नाम ले लिया आपने, और रेप्टाइल लिजार्ड का नाम ले लिया आपने। तो जितने भी रेंगते हुए जानवर हैं आप उनका नाम लेते हैं, क्यों? क्योंकि आपने अपने एक्सपीरियंस से वस्तुओं की पहचान की है अलग से। तो जैसे ही आपने पहचान की, जैसे ही मैंने उस चीज का नाम लिया, आपने उस फोल्डर में से उस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाला, उसकी छवि आपके सामने बनी और आपने उसका रिप्लाई दे दिया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रत्यय वह मानसिक संरचना है, वो देखो एक मेंटल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना सारी की सारी चीजें ये मेंटल बेस के ऊपर अपन कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी कर रहे हैं। हमने लर्निंग प्रोसेस किया, वो भी मेंटल बेस के ऊपर था, इंटरेस्ट को किया, सेंसेशन को किया, अभी कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, सारे के सारे मेंटल प्रोसेस के ही काम चल रहे हैं। कि प्रत्यय वह मानसिक संरचना है जो किसी वस्तु या घटना के सामान्य गुणों को दर्शाती है और उसके सही ज्ञान की नींव रखती है। देखो सही ज्ञान की नींव रखना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है कि सही ज्ञान बाहर निकालना। अभी फोटो का नाम लिया गया, मैंने आपको कहा कि अपने मोबाइल से अपनी मदर की फोटो को निकालो, तो सही आप मदर की जगह अपनी आंटी की तो फोटो नहीं निकालोगे, तो सही ज्ञान का और मदर की जगह मदर की ही फोटो आएगी, फादर की जगह फादर की ही आएगी, सिस्टर की जगह सिस्टर की है। तो सही ज्ञान होना भी जरूरी है, ये नहीं कि फोटो आपने निकाल कर दे दी, वो छवि आपके सामने, इसका मतलब क्लियर नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं बनेगा। अभी मैंने लर्निंग प्रोसेस पूछा, तो अगर आपने लर्निंग प्रोसेस को अच्छी तरह पढ़ा है, अधिगम को अच्छी तरह पढ़ा है, तब आप उसके फॉर्मूले बता पाओगे मुझे कि थॉर्नडाइक ने ये दिया, स्किनर ने ये दिया, पावलोव ने ये दिया, जीन प्याजे ने दिया, ब्रूनर ने दिया, जो जो जिसने सिद्धांत दिए। आपको विद एक्सपेरिमेंट उनका, जैसे ही मैंने कॉलर का नाम लिया, आपको याद आया कि सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए थे। इट्स मीन जब मैं कॉलर का नाम ले रही हूँ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का नाम ले रही हूँ, सूझ के सिद्धांत का नाम ले रही हूँ, तो आपको कॉलर को ही कॉन्सेप्ट को बाहर निकालना है। सही ज्ञान भी जरूरी है, ये नहीं कि आपने टॉपिक समझ लिए, सबकी खिचड़ी बन गई, तो आप कैसे उस चीज को बताओगे। तो चीजों का फोल्डर अलग अलग निर्धारित होना भी जरूरी है। प्रत्यय तभी सार्थक होगा जब सारे फोल्डर हैं वो अलग अलग बने हुए होंगे, और हमारा दिमाग जिस फोल्डर की हमें नीड है उस फोल्डर से डेटा निकालेगा और हमें ज्ञान प्राप्त होगा। तो सही चीजों का सही ज्ञान होना भी जरूरी है, सिर्फ ज्ञान होना नहीं, सही ज्ञान। अब लर्निंग को तो आपने पूरा पढ़ लिया, लेकिन सबको डिवाइड नहीं कर पा रहे। जैसे आपका सिलेबस है, आपने पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ लिया, लेकिन अगर डिवाइड नहीं करना जानते तो क्या एग्जाम क्लियर कर पाओगे? क्या आपको पता ही नहीं। आपको ध्यान आ रहा है कि अधिगम, ऑप्शन आए चार कि अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को बताइए, गेस्टोल्टवाद के सिद्धांत को बताइए, थॉर्नडाइक, स्किनर, कॉहलर आगे और ब्रूनर आगे, लेकिन आपको पता ही नहीं। आपने कहा ये चारों सिद्धांत तो मैंने पढ़े हुए हैं चारों अधिगम के, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि ये गेस्टोल्टवाद किसका था, कॉलर ने दिया था, कोफा ने दिया था, वर्दामियर ने दिया था, तो अगर ये नाम आपके सामने क्लियर होंगे तब आप उस चीज को सही टिक कर पाओगे। नहीं तो ज्ञान तो आपके पास है कि अधिगम के चारों बंदे ये अधिगम से रिलेटेड ही करते हैं, चारों बंदों ने सिद्धांत तो दिया था, लेकिन उनका सही ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। प्रत्यय को अलग अलग रूप से देख लेते हैं, इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। मानसिक प्रक्रिया है, देखो मन में बनने वाली छवि है ये। सामान्यकरण पर आधारित है, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर हम क्वालिटी को ऐड करके इन चीजों को बताते हैं। अनुभवजन्य, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो चीजों को समझ नहीं आएगी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत कहता है, अभ्यास का नियम यहाँ काम करता है कि अभ्यास चीजों का होना जरूरी है, और अभ्यास के बेस पर अनुभवजन्य अधिगम भी जरूरी है। भाषा से संबंधित है, प्रत्यय का विकास भाषा के माध्यम से होता है। देखो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास शब्द होंगे उन चीजों के प्रति, हाँ आपको कोई नाम दिया, हाँ मुझे याद तो आ रहा है लेकिन मुझे उसके लिए शब्द नहीं है, तो वो आपका कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं। किसी भी प्रत्यय को क्लियर करने के लिए उसके लिए भाषा का होना भी जरूरी है। अभी मैंने पूछा वर्दामियर कौन है, कॉलर कौन है, कोफा कौन है, स्किनर कौन है, हाँ मुझे पता तो है कौन है लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है।
मैं बता नहीं सकता, आपको उत्तर नहीं आ रहा, आपके पास शब्द का भंडार नहीं है उसको बताने के लिए। जैसे रुचि, मैंने पूछा था कि रुचि क्या होता है? रुचि पता तो है कि क्या है, लेकिन हमें शब्द नहीं आते कि क्या उसकी डेफिनेशन दें हम। तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब मैंने आपको डेफिनेशन दी कि रुचि वो एक मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपको आनंद का अनुभव होता है, जिसके द्वारा आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जिसके द्वारा आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाते हो, तत्परता का नियम काम करता है। तो जैसे ही मैंने शब्द दिए, वो रुचि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके लिए भाषा का होना जरूरी है। आज मैं किसी चीज को बता रही हूँ कि प्रत्यय क्या है, आपको भी पता था कि कॉन्सेप्ट होता है, कि मैडम ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? तो जहाँ पर शब्द दे दिए, भाषा का ज्ञान मिला, तो आपको पता चल गया कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। मैडम मुझे इसमें रुचि आ रही है, रुचि मतलब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जैसे ही आपको शब्द दिए रुचि की, आपने डेफिनेशन, मैडम मुझे अधिगम ग्रहण हो गया है, तो अधिगम का मतलब क्या है? वहां पर शब्दों का, भाषा का होना जरूरी है, जिसके द्वारा ही आप चीज को समझ पाओगे। अगर वहां पर शब्द भंडार ही नहीं है आपके पास, तो चीजों को एक्सप्रेस कैसे करोगे? आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? हमें भाषा की जरूरत होती है। तो भाषा का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, अधिगम का आधार है। तो किसी भी उच्च स्तरीय अधिगम प्रत्ययों पर आधारित होता है। कोई भी आपको अधिगम ग्रहण करना है, तो किसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा और उस चीज को क्लियर करना पड़ेगा, और जैसे जैसे आप क्लियर करोगे, वो चीजें आपको और ज्यादा स्थायी होती जाएंगी। परिवर्तनशील, देखो समय और अनुभव के अनुसार प्रत्ययों में परिवर्तन भी होता है। ये नहीं है कि एक चीज एक बार समझ ली तो वो चेंज ही नहीं हुई। तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन चीज चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपने घर के बर्तन, इस टॉपिक को देखा, घर के बर्तन के अंदर क्या क्या ये चीजें चाहिए, लेकिन जैसे जैसे और टाइम बीता, नए लेकर आए हम, वो पुराने हो गए, उन चीजों को छोड़ दिया हमने। जैसे जैसे टॉपिक, उसी तरह हमारी लाइफ में भी कुछ चीजें लेकर आए, ओ अभी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, हमें और चीजों को ऐड करना पड़ा अपनी लाइफ की डेली रूटीन के अंदर। तो परिवर्तन अधिगम के अंदर, और हर चीज के अंदर परिवर्तन वैल्यू करता है। तो अधिगम हमने पढ़ा था, तो भी बताया था कि अधिगम परिवर्तनशील है, समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। अब अधिगम चेंज होगा, रुचि चेंज होगी, हमारे सेंसेशन चेंज होंगे, तो ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट भी हमारा चेंज होगा। समस्या समाधान में सहायक है, तो ऑब्वियसली समस्या समाधान में तो सहायक है ही है। कॉन्सेप्ट व्यक्ति को तर्क करने की क्षमता देता है और समस्या को हल करने की क्षमता देता है। अगर आप किसी चीज को अच्छी तरह समझ पाए हो, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो गया है, वो फोल्डर आपके माइंड में एकदम फिक्स हो गया है, तब आप उससे रिलेटेड, अगर जो जैसे अभी मैंने कहा कि मदर की फोटो चाहिए मुझे, अब वो समस्या आई कि मदर की फोटो कहाँ से लाए, अब आप उस चीज को अच्छी तरह पहचानते हो। इसलिए मदर का तो सभी फोटो पहचानते हैं, लेकिन ऐसे ही किसी, सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि ऐसी कोई चीज जिसके द्वारा हम अच्छी तरह उस चीज को क्लियर कर पाए, तो हम वहां पर तर्कशीलता कर सकते हैं, हम वहां पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। समस्या अगर उससे रिलेटेड आ रही है, तो हम समस्या का भी समाधान कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट के अंदर मुख्य रूप से ये चीजें आती हैं: मानसिक प्रक्रिया, सामान्यकरण, अनुभवजन्य, भाषा से संबंधित, अधिगम का आधार है ये, परिवर्तनशीलता है, और समस्या समाधान में सहायक है। तो ये चीज रहती है कॉन्सेप्ट की। पहले डगलस और हॉलैंड को याद रखना सेंसेशन के बारे में, फिर हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, प्रत्यय होता क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं रहती है, किन फीचर्स के द्वारा किसी टॉपिक को समझा जाता है। प्रत्ययों के प्रकार देख लेते हैं। देखो, चीजें, हर चीज का एक कुछ टाइप, कॉन्सेप्ट भी कई प्रकार का होता है। कॉन्सेप्ट के प्रत्ययों के अंदर अपने कॉन्सेप्ट देखें तो ठोस प्रत्यय, मतलब ऐसी चीजें जो प्रत्यक्ष देखते हैं और हमारी इंद्रिय अनुभव कर लेती है, जैसे पेन का, ये बोर्ड का, ये सारे प्रत्यय हैं, ठोस रूप में हमारे सामने है, हम चीजों को देख रहे हैं और चीजें हम समझ रहे हैं। जैसे कुर्सी का, मेज का, किताब का देखना, बोर्ड का देखना, ये पेन का देखना, ये सारी चीजें ठोस प्रत्यय के अंदर आ जाएंगी। अमूर्त प्रत्यय, जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती, उन चीजों को महसूस करना, जैसे न्याय, न्याय को देखना, प्रेम को देखना, फ्रीडम को देखना, बंदिश को देखना, ये सारी चीजें जो होती है, जो चीजें अमूर्त रूप में है, हम दिखाई नहीं देती, हम केवल उन्हें फील करते हैं, जो प्रत्यक्ष अनुभव से नहीं देखे जाते, केवल विचारों के माध्यम से ही समझे जाते हैं। वर्गीय प्रत्यय क्लास वाइज अलग अलग डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जंगली जानवरों के नाम बताओ, पालतू जानवरों के नाम बताओ, रेप्टाइल्स के नाम बताओ, रेंगने वाले जानवरों के नाम बताओ, पानी में रहने वाले के नाम बताओ। तो ये अलग अलग वर्ग में विभाजित कर दिए। जैसे पक्षियों के नाम बताओ, फलों के, वाहन का नाम बताओ, तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं। संबंधात्मक प्रत्यय जो दो या दो से अधिक चीजों के बीच में कोऑर्डिनेशन रखते हैं, जैसे बड़े और छोटे के बारे में बताओ, भारी और हल्के के बारे में बताओ, ऊपर और नीचे के बारे में बताओ। तो ये चीजें रहती हैं, ये रहती हैं कि दोनों में कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे की पूरक है ये वस्तुएं, उन दोनों के बारे में, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं, पूरक भी हो सकती हैं, तो दो चीजें साथ में रिलेशन है उसके अंदर, और उस बेस के ऊपर ये बताई जाती है।
वैध प्रत्यय जिनमें किसी प्रकार की एक विशेषता का होना, जैसे खेल अगर कहें कि खेल खेलने हैं, तो खेल में कोई भी आ सकता है। क्रिकेट खेल आ सकता है, हॉकी का खेल आ सकता है, बैडमिंटन आ सकता है, फुटबॉल आ सकता है। तो जिसके अंदर वैधता हो और उस चीज़ का प्रॉपर नाम अगर हम लेते हैं तभी वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे खेल खेलने चलते हैं तो खेलों में कई खेल आ सकते हैं। लेकिन स्पेशल कहा जाए कि क्रिकेट खेलने चलते हैं, हॉकी खेलने चलते हैं, फुटबॉल खेलने चलते हैं, बैडमिंटन खेलने चलते हैं, तो वो अलग वैधता वहाँ से हट जाएगी। संयोजी संप्रत्यय जिसमें कई विशेषताएँ होती हैं, जैसे वर्ग में 4 समान भुजाएँ हैं तो 4 समकोण भी हैं। अब किसी चीज़ की क्वालिटी आपको बताई कि एक जानवर है उसकी 4 टाँगे हैं। 4 टाँगे तो कई जानवरों की हो सकती हैं, लेकिन साथ में मैं कुछ और विशेषता बता रही हूँ कि उसके 2 सींग भी हैं। फिर वो भी कइयों के हो सकते हैं, फिर मैंने कहा एक हम्प है उसके, एक टेल है उसके। तो इस तरह अगर विशेषताएँ डिवाइड कर दी जाए तो चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, वहाँ पर वैधता भी खत्म हो जाएगी और वहाँ पर संयोजित प्रत्यय जो लगता है जो पूरा एग्रीगेट हो जाता है, चीज़ें मिक्स हो जाती है, तो वहाँ पर वो चीज़ जैसे अब छोटे बच्चे को सिखाया कि 4 टाँगों वाला जानवर है, इतनी हाइट है, उसकी हाइट मेजर कर दी, उसके 4 टांगे बता दी, एक पूंछ होती है, उसकी आंखें इस तरह होती हैं, 2 कान होते हैं। अभी कुत्ते का कॉन्सेप्ट बता रहे थे बच्चे को। अब बच्चे ने क्या देखा, बिल्ली को देखा तो उसने कहा कि द डॉग, ये कुत्ता है। जैसे ही उसने उसको देखा, अभी उसके टीचर ने कहा कि नहीं ये कैट है। फिर उसने अपने टीचर से आर्ग्यू किया कि नहीं 4 टांगे बताई थी, 4 टांगे इसके भी हैं, टेल बताया था, टेल इसके भी है, आंखें बताई थी, आंखें इसके भी हैं, ईयर बताया था, ईयर इसके भी है। फिर दोनों के साउंड का डिवाइडेशन किया कि कुत्ता अलग बार्किंग करता है, तो बिल्ली है वो अलग म्याऊं करती है, तो दोनों का नाम बताया, दोनों की डिवाइडेशन बताई, दोनों की क्वालिटी फिर बतानी पड़ी। फिजिकल स्ट्रक्चर से हम डिवाइडेशन नहीं कर पाए, इसी को हम बोलते हैं संयोजित प्रत्यय। जब चीजें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करती हैं और कोऑर्डिनेट होने के बाद वो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, तो वो कहलाते हैं संयोजित प्रत्यय। ठीक है, वहां पर प्रत्ययों को थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ता है, वहां पर थोड़ा सा गहन अध्ययन करना पड़ता है चीजों को समझने के लिए। ऐसे कुत्ते और बिल्ली के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा और डिटेल में बताना पड़ेगा उनको, तो जब वो अलग अलग कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। कार देख लो, ठोस प्रत्यय चीजें जो हार्ड रूप में दिखाई दे रहे हैं, अमूर्त प्रत्यय जो चीज हम फील कर रहे हैं, वर्गीय प्रत्यय अलग अलग वर्ग में डिवाइडेशन करना, संबंधात्मक प्रत्यय दो चीजों का साथ में जुड़ा हुआ होना, द्वैत प्रत्यय जैसे चीजों के अंदर डायलेमा आती है, जैसे दो चीजें हैं हमें समझ नहीं आ रही, खेल का नाम लिया गया तो कौन सा खेल, स्पोर्ट्स पता चला लेकिन कौन सा स्पोर्ट्स उसके बारे में नहीं पता चला। संयोजित प्रत्यय जब दो चीजें एक जैसी होती हैं और उनमें दुविधा पैदा हो जाती है, जब डायलेमा की कंडीशन आ जाती है, और उन चीजों को अलग अलग क्लियर करना। प्रत्यय निर्माण का प्रोसेस देखते हैं। देखो प्रत्यय बनाया कैसे जाएगा, आज मैंने किसी कॉन्सेप्ट को तैयार करना है मेरे माइंड के अंदर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं चीजों को डायरेक्ट देखूंगी कि क्या चीजें हो रही हैं, तो प्रत्यक्ष अनुभव करूंगी। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ता है कि किसी वस्तु का, किसी घटना का। आज आपको इस बोर्ड के बारे में बताना है तो आपको पहले ये बोर्ड दिखाया जाएगा, इस पेन के बारे में बताना है तो पहले ये पेन दिखाया जाएगा, तब आप चीजों को समझ पाओगे कि हाँ एक बोर्ड होता है, एक पेन होता है। तो उन चीजों के बारे में और डिस्क्राइब किया जाएगा कि भाई ये इस तरह डिजिटल रूप में चलता है, यहाँ पर उसके ऊपर ये पीडीएफ तैयार की जाती है, क्या डाउनलोड किया जाता है, क्या इंपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट किया, वो सारा आपको बाद में बताया जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको प्रत्यक्ष अनुभव करना पड़ेगा कि बताया किसके, फिर उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, वह वस्तुओं की विशेषताओं को ध्यानपूर्वक देखना है, फिर आपको यहाँ पर बिठा देगा कि ये देखो इस तरह का बोर्ड होता है, इस तरह ये वर्क करता है, इस तरह डिजिटल चलता है, यहाँ पर ये काम लिखा जाता है, इसके ऊपर पीपीटी तैयार कैसे किया जाता है, पीडीएफ कैसे तैयार किया जाता है, हाथ से लिखा कैसे जाता है, कैसे पेन को यूज किया जाता है, तो आपको ऑब्जर्व करवाया जाएगा, आपको यहाँ बिठाकर उन चीजों को दिखाया जाएगा। फिर कंपैरिजन किया जाएगा कि नॉर्मल बोर्ड था वो कैसे काम करता था और ये डिजिटल बोर्ड है ये कैसे काम करता है, दोनों में कंपैरिजन करोगे तो चीजों को अलग अलग समझ पाओगे कि क्या क्या क्वालिटी उसकी थी, क्या क्या क्वालिटी इसकी है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, भेद जान पाओगे, तभी आपस में तुलना कर पाओगे। फिर उसका सामान्यकरण करोगे कि दोनों की सामान्य विशेषताएं हैं उनको एक साथ जोड़ेंगे कि बोर्ड बोर्ड तो लिखने का ही काम आता है, बोर्ड बोर्ड तो पढ़ाने का ही काम आता है, लेकिन इसमें अलग क्या क्वालिटी है कि यहाँ पर डेटा लिखा हुआ मिल जाता है, उसको हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डस्ट नहीं निकलता, तो उन चीजों को हम क्वालिटी को देखेंगे, तो उसका एक सामान्यकरण करेंगे, फिर हमारे प्रत्यय का निर्माण हो जाएगा कि डिजिटल बोर्ड क्या होता है, नॉर्मल बोर्ड क्या होता है, व्हाइट बोर्ड और डिजिटल में क्या डिफरेंस है, तो हम उन चीजों को इजीली समझ पाएंगे। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रत्यक्षीकरण उसका करना पड़ेगा। जैसे ही हम चीजों को देखते हैं फिर उन चीजों का निरीक्षण करना, पहले देखा हमने उस चीज को, फिर अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे मतलब वहां पर क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है,
उसका निरीक्षण करने के बाद हम वहाँ पर कंपैरिज़न करने की ट्राई करेंगे कि चीज़ों का कंपैरिज़न किस तरह करें, दोनों चीज़ों में तुलना करेंगे। तुलना कर पाएँगे तभी भेद समझ पाएँगे ना, फिर हम उसका सामान्यीकरण करेंगे कि दोनों की क्वालिटी क्या है, दोनों के डिसएडवांटेज क्या हैं और एडवांटेज क्या है। दोनों चीज़ों को हम देखेंगे और सामान्यीकरण करके एक कंक्लूज़न निकाल कर अपने प्रत्यय का निर्माण हम कर लेंगे। तो किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए ये स्टेप फ़ॉलो करने पड़ते हैं। आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो पहले टॉपिक को उसको पढ़ोगे मतलब डायरेक्ट, फिर उसको ऑब्जर्व करोगे कि इस टॉपिक में क्या-क्या ईज़ी है, क्या-क्या मुश्किल है। फिर कंपैरिज़न करोगे उनका कि दूसरे टॉपिक से कितना ईज़ी है, कितना मुश्किल है। फिर एक सामान्यीकरण करोगे कि किस तरह मैं इसको याद कर सकता हूँ और लास्ट में आपका वो कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा, आप उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे। तो ये 5 स्टेप इसके रहते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट को बनाने के अंदर। तो प्रत्यक्ष अनुभव, सबसे पहले विद्यार्थी किसी वस्तु या घटना को अपने इंद्रियों से अनुभव करता है। निरीक्षण, वह वस्तु की विशेषताओं को ध्यानपूर्वक देखता है और नोट करता है। तुलना, विभिन्न वस्तुओं या घटनाओं की विशेषताओं की आपस में तुलना करता है। फिर समान विशेषताओं को एक साथ जोड़कर सामान्य नियम तैयार करता है कि दोनों के अंदर क्या-क्या सिमिलर है और क्या-क्या डिफरेंस है, दोनों का सामान्यीकरण वो कर लेगा। और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन बनाता है, अंत में सामान्य विशेषताओं के आधार पर वो अपने कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेता है, अपना प्रत्यय बना लेता है। जैसे बच्चा अलग-अलग जानवरों को देखकर उनकी विशेषताओं को समझता है, वह पंख, चोंच और उड़ने की क्षमता के आधार पर पक्षी का प्रत्यय बना लेता है। उसने बहुत सारे जानवर देखे। मैंने बताया ना कि भई उसने जंगली जानवर उसको बताए गए, पालतू जानवर बताए गए, पक्षी बताए गए, पानी में रहने वाले जीव-जंतु बताए गए, तो सबका सामान्यीकरण उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा? तो वो चीज़ों को आपस में जोड़ेगा, पहले उस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व करेगा, फिर उनमें तुलना करेगा, तुलना करने के बाद एक सामान्यीकरण बनेगा कि जो-जो जिन-जिनके पंख होते हैं वो पक्षी कहलाते हैं, जिनके पंख नहीं है वो इधर जानवरों की कैटेगरी के अंदर आ जाएँगे। जैसे जीव, जंतु अपने अलग-अलग डिवाइड कर लेते हैं ना कि भई जंगल के कौन से हैं, पालतू कौन से हैं, पानी में रहने वाले कौन से हैं, पक्षी कौन से हैं, मतलब जो उड़ पा रहे हैं इसका मतलब वो पक्षी हैं, की चोंच भी है, तो वो पक्षी हैं। तो बच्चे ने किस तरह अलग-अलग डिवाइड किया कि उसकी पंख है, चोंच है और उड़ने की क्षमता है, इस आधार पर उसने अपना कॉन्सेप्ट निर्माण कर लिया कि वो पक्षी है। ठीक है? तो इस तरह ये 5 स्टेप हमें फॉलो करने ज़रूरी हैं, तभी किसी कॉन्सेप्ट का निर्माण होगा। चीज़ को डायरेक्ट देखना, उसका ऑब्जर्वेशन करना, फिर उसका कंपैरिज़न करना, फिर जनरलाइज़ेशन करना और लास्ट में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन तैयार हो जाता है। तो ये 5 स्टेप किसी भी बच्चे को सिखाने के लिए, चाहे आप भी आज कोई सीख रहे हो, तो इन 5 स्टेप को क्रॉस करोगे। इनको बिना क्रॉस किए अपना कॉन्सेप्ट निर्माण नहीं होता। किसी भी चीज़ को नहीं समझा जा सकता, किसी भी चीज़ को नहीं ऑब्ज़र्व किया जा सकता, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह धारण नहीं किया जा सकता, किसी भी कॉन्सेप्ट का फ़ॉर्मेशन नहीं तैयार हो सकता जब तक इन 5 चीज़ों को हम नहीं अप्लाई करें। सबसे पहले हम चीज़ों को देखेंगे, कुछ भी नया आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे उस चीज़ को, फिर उसका ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। अभी आपको बुक नहीं दी गई एक नई बुक उठाकर दे दी गई कि ये बुक है, इसके में से आपका पेपर आएगा। तो आपने बुक देखा कि काफ़ी मोटी सारी बुक है, इसको पढ़ूँगा मैं कैसे? ठीक है, फिर आपने उसका धीरे-धीरे उसको खोला, ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया कि क्या-क्या टॉपिक है, कितने टॉपिक हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। फिर आपने उसका कंपैरिज़न किया, तुलना की कि मेरे पास एक पहले बुक थी, वो ऐसे थी और इस बुक में ये-ये टॉपिक है, कौन-कौन से सेम हैं, तो मैं उनको स्किप कर दूँ और साथ में उसी बुक से पढ़ लूँ और उसमें कुछ डेटा ऐड कर लूँ। कौन-कौन से टॉपिक न्यू हैं, जिसको मैंने अलग करना है और उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। जैसे ही आपने तुलना की, फिर आप एक सामान्यीकरण करोगे कि सेम टॉपिक कौन-कौन से हैं, उनको किस तरह पढ़ना है। पिछली बुक का मैंने टॉपिक किया हुआ है, उसको कंपैरिज़न करके सामान्यीकरण एक नियम बना लोगे कि ये टॉपिक नए हैं, ये टॉपिक पुराने हैं, मैंने इस तरह करना है और लास्ट में एक जनरलाइज़ेशन आपका तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप अपने प्रत्यय का निर्माण कर लोगे, आप अपना कॉन्सेप्ट बना लोगे कि इस बुक का याद करना है। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए इन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। ये 5 स्टेप अप्लाई करने पड़े। जैसे बच्चे ने सीखा कि पक्षी कौन-सा है। पहले उन्हें चीज़ों सारे जंतु जानवरों को देखा उसने। जंगल के कौन से थे, रेंगने वाले कौन से हैं, भागने वाले कौन से, उड़ने वाले कौन से, सारों को देखा। सारों को देखते ही उसने थोड़ा ऑब्जर्व किया चीज़ों को। अच्छा, जिनके पंख लगे होते हैं वो उड़ सकते हैं और जिनके पंख नहीं है वो उड़ नहीं सकते। फिर उन्होंने उनमें तुलना की कि अच्छा, बिना पंख वाले नहीं उड़ पा रहे। उन्होंने कंपैरिज़न करना स्टार्ट किया। कंपैरिज़न करने के बाद उसने एक जनरलाइज़ेशन तैयार कर लिया कि पंख वाले जानवर ही पंख वाले हैं जो जीव, वही उड़ते हैं, बाकी नहीं उड़ पाते और उनको हम पक्षी कहते हैं और उनका कॉन्सेप्ट तैयार हो गया कि जिन-जिनके पंख होंगे, चोंच होंगे, वो उड़ सकते हैं और उन्हें हम पक्षी कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट की थोड़ी बहुत ही चीज़ें थी, उनका जो बनता है वो किस तरह के जो स्टेप हैं, हम कह सकते हैं कि जो चरण हैं, वो रहते हैं। कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में अभी और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।